नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मेवात के मुंह में दंगे के बाद लोगों के मन में क्या क्या सवाल उठ रहा है। ये साजिश करता कौन हो सकता है? ये लोग कौन थे? राष्ट्र विरोधी, विदेशी शक्ति या कट्टरपंथी? विरोधी को किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए? क्या ये दंगा पूरी तरह से साजिश था देश विरोधी लोगों की? वे दंगे भड़का के भारत और हमारे देश की शक्तिशाली सरकार को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों एक वरिष्ठ पत्रकार की विश्लेषण दंगे के बारे में न्यू मेवात हरियाणा से, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। हुआ है। ये सब प्रोफेशनल लोगों का काम है। जिस ढंग से बसें जली है, 5 से 10 मिनट में बसें जलना, ये तो लगता है ट्रेंड लोग हैं। उसके लिए लोगों को ट्रेंड किया गया था जलाने के लिए। अब साइबर थाने में बस लेकर के उसका दीवार ध्वस्त किया गया है और दीवार ध्वस्त करके वहां की गाड़ियां जलाई गई है पुलिस की। उसमें कौन सी उत्तेजना रही होगी? ये जो है कि इस देश में किसी समुदाय की कम आबादी है, उसको उसके मंदिरों पर हमले करके, उसमें आने वाले उनके साथ लोगों को डरा करके, उनकी गाड़ियां जला के, उनके दुकानें जला के लोगों को यहाँ से भगा देंगे और हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ये संभव नहीं है। हिंदुस्तान है, ये भारत है। अगर भारी संख्या में लोगों ने तय कर दिया कि हमको नूह चलना है, उस दिन रोकना बहुत मुश्किल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। जिस एक्शन की लगातार मांग हो रही थी कि हरियाणा में आखिर बुलडोजर कहाँ गायब है, उस एक्शन की जो है शुरुआत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि अब बाबा मॉडल के बाद अब ताऊ मॉडल आ चुका है। इस पे अधिक चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। सुबह से पूरा मुआयना आप ले रहे हैं सर। ये जो पूरा एक्शन है, हम देखते हैं कि दंगा होता है, उसके बाद बुलडोजर चलता है और लगातार हरियाणा में हो रहा है कि कुछ सख्त एक्शन लीजिए, सख्त एक्शन लीजिए। अब ये जो सख्त एक्शन हुआ है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो मेवात की स्थिति थी, मेवात के बारे में ये कहा जाता था कि मेवात मतलब जो मेवात का पूरा ये एरिया है, यहाँ कोई कानून और संविधान नहीं चलता है किसी का। यहाँ जिनके पास, चाहे वो अपने मजहब की जनसंख्या की शक्ति है, चाहे जिनके पास राजनीतिक शक्ति है, जिनके पास धन की शक्ति है, केवल उनका ही कानून चलता है। और इसी कारण मैं आज पहले भी इस क्षेत्र में आता था, लेकिन आज मैं सुबह से इस क्षेत्र को नए सिरे से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने आप देख रहे थे कि अगर इस सड़क पर आप चलते तो ये पूरे नूह के इलाके में सड़क पर चलने की स्थिति नहीं होती थी, चारों तरफ अवैध निर्माण थे। तो उस प्रकार से अब जाहिर है कि यहाँ के किसी बड़े, जाहिर है किसी शक्तिशाली व्यक्ति है, किसी का भी हो, तो इस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है, इसका देश में और इस क्षेत्र में मैसेज है कि एक सीमा जरूर आती है कि अवैध ताकत वाले लोग, बाहुबली माफिया अपनी ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन अगर कानूनी शक्ति तय कर ले कि आपको ध्वस्त करना है तो आपको ध्वस्त किया जा सकता है। इसलिए इसका बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे क्षेत्र के लिए है कि अगर ये मैसेज कंटिन्यू रहता है, इस प्रकार से कार्रवाई कंटिन्यू होती है, तो उसका एक संदेश जाएगा लोगों के अंदर। अभी मैं बरकली क्षेत्र में था, मैंने पूछा कि क्या यहाँ तोड़ फोड़ हुई है, बताया गया कि नहीं, यहाँ बाज़ाब्ता अनाउंस हुई कि आप लोग जो अवैध निर्माण है अपना हटा लीजिए, नहीं तो आपको तोड़ दिया जाएगा। अब मैंने देखा है कुछ लोग स्वयं अपनी दीवार तोड़ रहे थे वहाँ। पूछा कोई सरकार की नहीं आई है, तो एक मैसेज जा रहा है कि नहीं होगा तो तोड़ देंगे। लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है कि आखिर प्रशासन के रहते हुए ये जो जगह है, ये जगह जामताड़ा के बाद सबसे बड़े साइबर क्राइम का जगह है और यह क्षेत्र गो तस्करी के लिए और गो हत्या के लिए बहुत जाना जाता है। अनेक गो तस्कर यहाँ पकड़े गए हैं, गो हत्या करते हुए लोग पकड़े गए हैं। अलग अलग क्राइम का क्षेत्र है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ। तो इस प्रकार से निर्माण यहाँ हुआ कैसे? सवाल तो ये भी उठता है कि यहाँ तो पुलिस प्रशासन की पहले से नज़र होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष से सरकार है। अगर पहले की सरकारों ने बढ़ाया है, क्योंकि ये एक दिन का मकान तो है नहीं, कम से कम कई सालों का बना हुआ है और भी कई साल के बने हुए हैं। जो दूसरी स्थिति यहाँ दिखाई दिए हैं, आप भी गए होंगे, आपके दर्शक भी ये जान लें कि जो मैं नल्हर महादेव में गया हूँ, तो वहाँ से कुछ दूर तक तो कोई बस्ती भी नहीं है और नल्हर महादेव से जो शोभा यात्रा निकली है जलाभिषेक, कुछ ही दूरी, मतलब उस गेट से 50 गज आते ही हमला हो गया, गाड़ियों के जले हुए निशान है। और बता रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था ही नहीं थी आज।
वो आगे कुछ लोग जरे, उसके थोड़ा आगे आने के बाद मेडिकल कॉलेज जहाँ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, सीधा गला काट दिया गया है। तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हरियाणा सरकार ने जो सुरक्षा लापरवाही यहाँ के पुलिस प्रशासन ने बरती है, तो उसका परिमार्जन करने के लिए सब आवश्यक है कि आप ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि आगे से यहाँ बाहुबली माफिया अपराध करने के और इस ढंग से संगठित हमला करने के लिए, चाहे किसी भी मजहब का कार्यक्रम हो, उसके लिए उनके पास शक्ति न रहे। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बरकले गया हूँ, आप तो यहाँ रह रहे हैं। इस क्षेत्र के क्राइम का सेंटर माना जाता है बरकली। तो वहाँ क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो दुकान थी, केवल उस पर हमले और जलाए गए। वहाँ के जिला महामंत्री है, उनका एक तेल की मिल थी, उनको जला दिया है, और पुलिस नहीं थी वहाँ। तो ये एक मैसेज है। लेकिन जो पर्याप्त पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, उन जगहों को चिन्हित करके जहाँ जलाए गए, तोड़े गए, जहाँ के लोग डरे हुए हैं, वहाँ पुलिस जाए, वहाँ पिकेटिंग हो, वहाँ जाके आउटपोस्ट बने, और वहाँ भी इस ढंग से ध्वस्त होना चाहिए। मगर ये जो बहानेबाजी चल चुकी है सर, आप देखिए कहीं भी जब दंगा होता है तो कहा जाता है इसने ये किया, इसलिए हम पत्थर लेके सड़कों पर उतर गए। ये जो जजमेंट वाला चल गया कि हम ही जज हैं, हम फैसला सुना देंगे। जैसे इस पूरे मामले में लगातार ये बताया जा रहा है कि मोनू मानेसर उसका बयान आया, इसलिए लोगों की भावनाएं आती हुई, इसलिए सड़कों पे, ये जो सड़कों पे उतरने वाली प्रथा चल चुकी है देश में। नहीं, देखिए ऐसा है, किसी ने एक बयान दे दिया, इसके लिए आपको अधिकार थोड़े मिल जाता है, किसी को भी कि अधिकार मिल जाता है कि हर वर्ष चलने वाली एक यात्रा पर और इस प्रकार से हमले हो। एक दिन का ये हमला नहीं है। आप यहाँ आके देख रहे हैं, पहाड़ के पीछे से गोली चल रही है। वो जो मंदिर है ना, मंदिर के पीछे आपने जरूर वीडियो दिखाया होगा, वो पीछे अरावली की पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी पर से गोली चल रही है चारों तरफ से, और जो चल रहा है वहाँ से, तो वो उसकी गाड़ी जलाई गई है। इतने पत्थर, इतने पेट्रोल बम, कोई बता रहा है 4000, मुझे संख्या नहीं मालूम, इतनी संख्या में पेट्रोल बम, इतनी संख्या में ये रिवाल्वर या दूसरे अवैध हथियार, इतनी भारी संख्या में लोग, वो एक वीडियो से आगे, हालांकि उस वीडियो को मैंने देखा है, उस वीडियो में वो कह रहा है कि मैं केवल शामिल होऊंगा। तो ये किसी को भी कहने का अधिकार है। अगर वो कानून के नज़र में, अगर मान लीजिए वो भगोड़ा है, तो कानून उसको पकड़े। या कोई वीडियो देता है तो आप पुलिस के पास वीडियो लेके जाएंगे कि आप संगठित होकर हमला करेंगे। तो ये जो घटना है, ये पूरी सुनियोजित तरीके से संगठित है। इसके लिए बैठकें हुई होंगी, संगठित तंत्र हुआ होगा, इसके संसाधन आए होंगे, इसके लिए चीज़ें इकट्ठी की गई है। ये 1 महीने की तैयारी से नहीं हुआ है। एक बस और गाड़ियां, मैं थाने में भी गया हूं, जितनी संख्या में गाड़ी जली हुई है, आप मानते हैं कि तात्कालिक उत्तेजना में उतनी गाड़ियां जल जाएंगी? और एक गाड़ी जलाने में, ये सब प्रोफेशनल लोगों का काम है। जिस ढंग से बसें जली है, 5 से 10 मिनट में बसें जलना, ये तो लगता है ट्रेंड लोग है, उसके लिए लोगों को ट्रेंड किया गया था जलाने के लिए। ये अनट्रेंड आदमी से संभव ही नहीं है। तो इसमें प्रशिक्षण हुआ है, इसमें बाकायदा संपर्क हुआ है, बैठकें हुई हैं, लोगों में भय पैदा किया गया है, कुछ लोगों को उत्तेजित किया गया है, और इसके पीछे बहुत शक्तियां लगी होंगी, और वो उसकी खोजबीन करके उसको सामने लाना, उसको सजा दिलाना, ये प्रशासन पुलिस का दायित्व है। वो अभी तक नहीं दिखा है। मगर जिस तरीके से देश में सर एक एजेंडा सेट कर दिया जाता है, आप देखिए आज अभी भी आप दिल्ली दंगों की अगर बात करेंगे, तो आप अगर एक इलाका स्पेस में जाते हैं और अगर आप पूछते हैं कि दिल्ली दंगा क्यों हुआ था, क्या उसका वजह है, तो सीधा नाम निकलता है कपिल मिश्रा। ताहिर हुसैन का कहीं नाम ही नहीं आता। जैसे इसमें जो चीज़ें हुई हैं, तो क्या ये जो एजेंडा सेट कर दिया जाता है, ये विक्टिम कार्ड वाला जो सिलसिला चलता है? नहीं, हमारे देश का ये पुराना संकट है, और वो उसमें मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको अपना अधिकार है। लेकिन हिंदुओं से छोटी भी गलती हो जाए तो वो बहुत बड़ा बना के पूरी दुनिया में इशू बन जाता है। लेकिन मुसलमान है, ईसाई हैं, अगर वो बड़ी से बड़ी गलती कर दे, बड़े अपराध कर दें, तो उसको उस रूप में वहाँ भी एक एंगल ढूंढा जाता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा। क्योंकि यहाँ हमला होने का ऐसा कोई तात्कालिक उत्तेजना का कारण मुझे नज़र नहीं आता है, और तात्कालिक हो भी तो इतनी तैयारी तात्कालिकता में नहीं हो सकती है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश के जो लोग एजेंडा चला रहे हैं, वो जरा अपना दिमाग शांत करके आके और देखें उस मंदिर को, कि क्या मंदिर के आसपास कोई बस्ती है जहाँ हमले हुए हैं। और जो साफ दिखाई दे रहा है कि एक समुदाय की दुकान जल रही है, उसके अगल बगल में दूसरे समुदाय की दुकान है, उसको लोगों ने छोड़ दिया है। तो इसलिए ये तो योजनाबद्ध तरीके से हुआ है।
और इसलिए हुआ है कि इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है, अगर यहाँ की जलाभिषेक यात्रा को रोक देंगे तो शायद दूसरी यात्राएं भी इसी भय के मारे नहीं निकाली जाएगी। असल में प्लानिंग ये थी, और इस क्षेत्र से जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों के किसी की ज़मीन पर, दुकान पर नज़र रही होगी कि भय से यहाँ से पलायन कर जाएंगे, किसी से प्रतिशोध का भाव भी रहा होगा। तो इसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन कहीं भी उत्तेजना का कारण नहीं है। एजेंडा वाले लोग जरा जिन घरों में हत्या, जिनके लोग मरे हैं वहाँ जाके देखें, यहाँ आके गाड़ियाँ देखें। अब मैं समझता हूँ कि अगर साइबर क्राइम के थाने को बस लेकर के उसको ध्वस्त करने के पीछे कौन सी उत्तेजना रही होगी, मैं पूछ रहा हूँ। मंदिरों का उत्तेजना है, अब साइबर थाने में बस लेकर के उसका दीवार ध्वस्त किया गया है और दीवार ध्वस्त करके वहाँ की गाड़ियाँ जलाई गई है पुलिस की, उसमें कौन सी उत्तेजना रही होगी। इसमें अनेक फैक्टर है। बरकली यहाँ से 20-30 किलोमीटर है, वहाँ कौन सी उत्तेजना रही होगी। तो आके जरा इसको देखने की जरूरत है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें देसी एंगल है, इसमें विदेशी एंगल भी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सबसे जो खतरनाक स्थिति हुई है वो है पुलिस प्रशासन की विफलता। क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर ठीक से समीक्षा करता तो इतनी संख्या में जो असलहे हैं, जो हथियार हैं, बाकी चीज़ें वो पकड़ में आ सकती थी। सामने तो जो दुकान बाद में ध्वस्त हुआ है, जहाँ मोटरसाइकिल लूटी गई, उसके बगल का जो होटल है, अगर वहाँ रखा गया है, उसके थोड़ी दूरी पर तो यहाँ का सदर थाना है, जहाँ से वो दिखाई पड़ना चाहिए था। तो ये क्या स्थिति, और इतनी कम संख्या में पुलिस कैसे थे कि हमले हो गए, उतनी गाड़ियाँ जल गई। ये एक उस मंदिर में लोग 7-8 घंटे तक फंसे रहे और पुलिस को बाजाब्ता कवर फायर देकर के वहाँ से लोगों को निकालना पड़ा, और निकालने में भी 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे लगे हैं। तो ये उत्तेजना में इतनी तैयारी नहीं होती है। और जिन लोगों ने ये किया है वो समझ लें कि ये इस देश में भी आज न कल कानून का राज होता है। ये जो आप सोचते हैं कि इस देश में किसी समुदाय की कम आबादी है, उसको उसके मंदिरों पर हमले करके, उसमें आने वाले उनके साथ लोगों को डरा करके, उनकी गाड़ियां जला के, उनके दुकानें जला के लोगों को यहाँ से भगा देंगे और हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, ये संभव नहीं है। हिंदुस्तान है, ये भारत है। अगर भारी संख्या में लोगों ने तय कर दिया कि हमको नूह चलना है, उस दिन रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि खट्टर सरकार को ये बहुत गहरी साजिश है, इसकी गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी, सुरक्षा की पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी, नए सिरे से सुरक्षा हो। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि जो नैरेटिव बिल्डिंग का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इस समय और हिंदुत्व की ताकतें कमजोर पड़ रही हैं। तो नैरेटिव का भी एक बड़ा तंत्र इस समय खड़ा करने की जरूरत है कि उस नैरेटिव, झूठ नैरेटिव के समानांतर सच्चा नैरेटिव कैसे चले, इस पर भी काम करने की जरूरत है। कल से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, गरीबों को ऊपर बुलडोजर, कुछ इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक देके रोते हुए दिखाया जा रहा है कि सरकार तो सिर्फ गरीबों के ऊपर चला रही है। नहीं, देखिए, अवैध निर्माण हो, गरीब हो, धनी है, यही लोग जो आज दिखा रहे हैं। अगर सड़क से चलते हैं, अवैध निर्माण होता है, कब्जे होते हैं, तो कहते हैं प्रशासन काम नहीं कर रही है। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर पहले से यहाँ अवैध बने हुए थे तो प्रशासन को देखना कायम था। किसी निर्दोष व्यक्ति का वैध मकान हो, संपन्न हो या गरीब हो, अगर उजरा है तो उसके लिए हम लोग भी लड़ेंगे। लेकिन वो गरीब हो, धनी हो, देश में कानून सबके लिए बराबर है। कोई आकर के सड़कों पर झुग्गी बना के रह दे गरीबी के नाम पर, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। और बहुत सारे क्राइम उन झुग्गियों से होते हैं, पता चल रहा है। और इसमें कुछ रोहिंग्याज थे, रोहिंग्या के, हालांकि यहाँ के जितने रोहिंग्या हैं सब शरणार्थी हैं, ज़्यादातर को यहाँ कार्ड मिला हुआ है। और मैं अभी भी मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरी जितनी समझ बनी है, यहाँ मूल क्रिमिनल्स रोहिंग्या नहीं हो सकते हैं। यहाँ रोहिंग्यों को यूज किया गया होगा, पैसे दिए गए होंगे, इसलिए जो लोग रुदन रो रहे हैं वो उनके लिए ज़मीन खरीद के व्यवस्था करें, कहीं घर बनाए उचित जगह, सरकार को कहें उनके लिए जगह दे। लेकिन सड़क घेर करके और वहाँ क्राइम बढ़ाना, लोगों के लिए समस्याएं पैदा करना, ये नहीं चलेगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि ये जो मॉडल देश में चल चुका है कि कोई भी शोभा यात्रा होगी, झारखंड से दिल्ली और नूह तक, ये जो पत्थरबाजी का कि हम आपको सड़कों पे शोभा यात्रा निकालने ही नहीं देंगे, ऐसा तो मुगल काल में हुआ करता था। नहीं, ऐसा है कि ये पहले केवल शोभा यात्रा पर हमले हुए थे। शुरुआत हुई थी राजस्थान से, जो दिखा गया, पहले भी होती थी, राजस्थान से 9 संवत्सर से हुई थी। उसके बाद फिर शोभा यात्रा को धीरे धीरे वो हमले ज़्यादा तीखे और भीषण और शक्तिशाली हुए हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर दिल्ली में जो हुआ था वो देखेंगे कि फिर हमले की, उस पर तो हमला हुआ ही है, उसके साथ साथ गाड़ियां जलाना, दंगे करना, हमले करना, और उसका विस्तारित रूप होते होते मेवात पहुंचा है कि 60 से 62 किलोमीटर तक हिंसा हुई है।
होटल में अगर एसडीएसपी को गोली मारी गई है, उसका मुंह से क्या रिश्ता रहा होगा। तो जाहिर है कि इसको अभियान बना के इस देश में एक वर्ग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि भाजपा की सरकारें आएंगी तो मुसलमानों के मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, नमाज पढ़ना खत्म हो जाएगा। कुछ झूठी बातें फैलाई है उनके नेताओं ने, कुछ मीडिया ने भी फैलाया है। तो कुछ तो भयभीत है, कुछ को उत्तेजित किया गया और कुछ के अंदर एक जिहादी भाव जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है, इसके मिले जुले कारण है एक अब हमले का, लोगों को डराने का, दंगा करने का, संपत्तियां लूटने का। देश में लगता ऐसे है कि एक संगठित जो है तंत्र विकसित हो रहा है। वो कोई एक जगह की बात, एक ही पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा और पैटर्न एक है। उस पैटर्न को समझ के मैं बार बार कर रहा हूँ, उस पैटर्न को समझ के सरकार को सुरक्षा की व्यवस्था, सरकार भी देश और विदेश के अर्थ पर नैरेटिव बिल्डिंग की व्यवस्था। क्योंकि अगर कुकी महिलाओं के साथ होता है तो ब्रिटेन से लेकर के यूरोपीय संसद तक घुसती है, लेकिन यहाँ के हमले पर नहीं घुसती है। और पार्टियों को भी नैरेटिव बिल्डिंग की और पत्रकारों को भी इस पर काम करने की आवश्यकता है। भाई सर, ये एक और कि ये बुलडोजर एक्शन क्या इन दंगाइयों को दबाने में कामयाब हो पाएगा? नहीं, देखिए ये दंगा नहीं था, ये एक पक्षीय हिंसा थी। देखिए भय तो उनके अंदर होगा, लेकिन अगर उनको पकड़ के सही ढंग से वो इसकी अरेस्टिंग नहीं होती है, केवल यही छूट जाते हैं, तो वो फिर से लोगों में उत्तेजना पैदा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम मुसलमान हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो ठीक है, उनको किया गया है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये अभियान चला है तो इस क्षेत्र के सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए, अवैध गतिविधियों को रोका जाए। अवैध गतिविधियां यहाँ से हैं, पूरी की पूरी ट्रक इस एरिया में गायब हो जाती है, लगा के छोड़ दे, गाड़ियां गायब हो जाती है। तो उस सारे क्राइम को पर मारने की जरूरत है। बाहर से आके लोग यहाँ क्राइम कर रहे हैं और उसके साथ साथ सरकार को भी, इनके प्रवक्ताओं को, इस क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समाज के अंदर ये फैलाना पड़ेगा कि जो कार्रवाई हो रही है वो अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ है। जो कानून मान करके मिलजुल के रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तभी इसका फल नहीं मिला। तो इसका वीडियो बना के पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा कि मुसलमानों का गिराया जा रहा है। ये खतरनाक स्थिति पैदा होगी, जबकि ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, ये इशू है अवैध निर्माण का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें इसके प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये वीडियो का विश्लेषण कैसा लगा आप सबों को? ये बहुत बड़ा सवाल है सभी लोगों के लिए, चाहे राजनीतिक दल हो, मीडिया हो, प्रशासन हो या इस देश की जनता। ऐसी देश विरोधी ताकत को बेनकाब किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिख के बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।